लास्ट लेक्चर के अंदर हमने राइट टू इक्वलिटी के ऊपर डिस्कशन किया था और इस लेक्चर के अंदर हम राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, कुछ बता देता हूँ। देखिए, मैंने फंडामेंटल राइट को एक सेकेंड, ठीक है। देखिए, मैंने फंडामेंटल राइट्स को पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। इसलिए पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि छोटे छोटे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, छोटी छोटी वीडियो, और आपका ये फंडामेंटल राइट सारे कंप्लीट भी हो जाए। फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे ही जाते हैं मोस्टली एग्जाम में, ये आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट। इसलिए मैंने हर एक आर्टिकल में चलाऊ काम नहीं किया है, अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। और लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले क्वेश्चनों को भी मैं डिस्कशन करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का जो आर्टिकल होगा हमारा राइट टू फ्रीडम होगा। देखिए, आज का जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की बात की जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम किन किन आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो आज हम आर्टिकल 19 देखेंगे, आर्टिकल 20 देखेंगे, आर्टिकल 21 देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 21A देखेंगे और आर्टिकल 22 देखेंगे। अब हम अपने आर्टिकल्स की ओर चलते हैं, आर्टिकल 19 के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर आप आर्टिकल 19 को देखो तो आर्टिकल 19 के अंदर इस टाइप का मिलेगा आपको। आर्टिकल 19 ऐसा मिलेगा आपको कि प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ क्लॉजेस बनी हुई है, जैसे क्लॉज 1, और क्लॉज 1 के अंदर भी सब क्लॉज बनी हुई है। क्लॉज A, B, C, D, E, F हटा दी थी, जी। फिर आर्टिकल 19 की क्लॉज B 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद में आर्टिकल 19 की क्लॉज 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी। और 6 के अंदर भी फिर इन्होंने सब क्लॉज बना रखी है। अब हम क्लॉज 1 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 के बारे में बात करते हैं। क्लॉज 1 क्या कहती है? क्लॉज 1 की सब क्लॉज ए के बारे में हम बात करते हैं। मतलब ऐसे लिखा जाता है, आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 और क्लॉज 1 की भी सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल 19 की सब क्लॉज ए क्या कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, ये आपको डिटेल से कवर करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपको फ्रीडम है कि आप कैसे कपड़े पहन सकते हो, आप क्या चुप रह सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है। क्या आपको फ्रीडम दी गई है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल्स लिख सकते हो, तो फ्रीडम ये भी आपकी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये इनके अंदर कौन कौन सी फ्रीडम आती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो फ्रीडम आती है, फ्रीडम ये आती है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक ये हमारे पास फ्रीडम आती है कि राइट टू प्रोपिगेट वन व्यूज एंड व्यूज ऑफ द अदर्स। दूसरी आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की फ्रीडम जो आती है, अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा डायरेक्टली, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को दो टाइप से अमेंड किया जाता है। एक तो हमारी पार्लियामेंट करती है और दूसरा करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट केवल अपनी जजमेंट के थ्रू इन चीज़ों को जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स को अमेंड करता है। कौन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक तो पार्लियामेंट ही अमेंड करती है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के थ्रू अमेंड करता है। इसके आर्टिकल 19 की जो क्लॉज 1 है, उसकी जो सब क्लॉज B है, उसके अंदर बोला गया फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ये जो है आर्टिकल, ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था, उसने बोला था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये जजमेंट के अंदर, मेनका गांधी केस के अंदर इसको बोला गया था। और आर्टिकल 21 के अंदर हम देखेंगे कि कैसा ये आर्टिकल 21 के अंदर भी आया हुआ है। एक्चुअली आर्टिकल 21 जो है सब पार्ट है आर्टिकल 19 का। 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है और आर्टिकल 21 उसका एक सब पार्ट है। दूसरा फ्रीडम है आपको, फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। आपने कोई मूवी बनाई
और आपने उस मूवी की एडवर्टाइजमेंट की है, तो ये भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है। दूसरा फ्रीडम है आपको राइट टू टेलीकास्ट, आप टेलीकास्ट कर सकते हो। और फिर आपके पास नेक्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप अगर चुप रहना चाहते हो तो ये आपकी फ्रीडम है, इसमें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको बोलना ही बोलना है। एक फ्रीडम याद रखना है, देखिए सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना, आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, एक बार देख लोगे तो, अदरवाइज ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है इनको याद करना। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग, देखिए आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, पिकेटिंग कर सकते हो, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है? नहीं, राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने आपको आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 के सब क्लॉज के बारे में बता दिया, क्लॉज ए के बारे में। दूसरी क्लॉज आती है राइट आर्टिकल 1 की, आर्टिकल 19 की क्लॉज ए की, क्लॉज 1 की सब क्लॉज है बी, टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स। देखिए आप असेंबली कर सकते हो, आप प्रगति में ना अब किसी भी गवर्नमेंट की जो पब्लिक लैंड होती है उस पर जाकर कोई बड़ी सी मीटिंग अरेंज कर सकते हो। जैसे दिल्ली के अंदर यहाँ पर रामलीला ग्राउंड है, तो वहाँ पर जब भी किसी भी पॉलिटिशियन को कोई प्रोटेस्ट या कुछ भी करना होता है तो वो वहीं पर जाकर करते हैं। दूसरा होता है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। देखिए आपको इस टाइप की फ्रीडम दी गई है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। एसोसिएशन फॉर्म करने का मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। फिर डी के अंदर आता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप उत्तर प्रदेश के हो, आप मध्य प्रदेश में जा सकते हो, आप अगर आंध्र प्रदेश के हो तो आप तमिलनाडु में जा सकते हो, आपको रोका नहीं जाएगा। क्योंकि ये किसके अंदर आता है? ये आता है, देखिए एक क्वेश्चन था कि अगर मान लो आपको इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रैवल करना है, तो ये जो ट्रैवल है, ये जो फ्रीडम दी गई है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? फिर एक आता है कि अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना हो, और या इंडिया से दुबई जाना हो, या इंडिया से अमेरिका जाना हो घूमने के लिए हो, तो ये जो, और फिर वापसी आ जाना है, तो ये जो फ्रीडम है कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? तो अगर आपको इंडिया के अंदर ही घूमना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, तो ये जो फ्रीडम है कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो, ये आर्टिकल 19 के अंडर आती है। लेकिन अगर एक देश से दूसरी जगह आप जाना चाहते हो और फिर वापस आना चाहते हो, तो ये जो है आर्टिकल 21 के अंदर कवर किया गया है। अब राइट टू रिसाइड एंड सेटल, देखिए राइट टू रिसाइड एंड सेटल का मतलब होता है अगर आप मध्य प्रदेश के और आप चाहते हो कि मैं तमिलनाडु में अपना घर रहना चाहता हूँ, वहीं पर पूरी ज़िंदगी बसाना चाहता हूँ, तो आप आराम के साथ रह सकते हो, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। तो कुछ आर्टिकल्स की जो सब क्लॉजेस होती हैं वो उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद में जी आती है। देखिए ये जो एफ है ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ये जो आर्टिकल था प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो आर्टिकल 19 के अंदर मैं आप सबको ये दिखाऊं तो आर्टिकल 19 के अंदर शुरू में सात सात आर्टिकल थे, लेकिन एक आर्टिकल हटा दिया। वो कौन सा आर्टिकल था? वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसको 1978 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को हटा दिया गया था, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म होने थे और ये जो आर्टिकल बार बार अड़ंगा डाल रहा था, इसीलिए इसको सरकार ने हटा दिया। लास्ट वाला जो मतलब एक ये सब क्लॉज है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो या आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये आपकी फ्रीडम है, आप वो कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ याद रखना कि ये जो है आर्टिकल है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आपको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी गई है। सरकार, जैसा यहाँ पर लिखा हो कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या ये भी लिख सकता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप घूम सकते हो पूरी इंडिया के अंदर, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है और वो डिसीज़ घूम घूम कर फैला सकता है, तब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसा एड्स हो गया, तो HIV हो गया, किसी को HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो अगर मान लो वो कोई प्रोस्टिट्यूशन हुई, तो प्रोस्टिट्यूशन जब जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो सिंपल सी बात है वो डिसीज़ फैला सकती है। तो इस टाइप का अगर जब भी कभी भी बात आती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एब्सोल्यूट नहीं है ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट, इन पर पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से इनको फ्रीडम नहीं दी गई है। और ये बाकी क्लॉज आगे दे रखी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब बस एक बात याद रखना कि जो ये जो मैं यहाँ पर आपको क्लॉज दिखा रहा था, ये एफ वाली, इसको ओमिटेड कर दिया गया था जब भी 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। देखिए आर्टिकल 19 ही कहता है कि अगर आप मतलब कोई मान लो कि आप किसी के साथ सपोज करो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस टाइम पर एक लॉ था, उस लॉ के अंदर वो लगा कि भाई जिसने मर्डर किया है, और उस टाइम पर एक लॉ था, उस लॉ के अंदर लिखा हुआ था कि उसको 15 साल की सज़ा हो जाएगी एक मर्डर करने पर। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, लॉ में लिखा है 15 साल और आप उसको बोल दो नहीं नहीं 17 साल होगी, या फिर आप उसको 20 साल दे दो या फिर फांसी की सज़ा दे दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप समझ गए हो? मतलब आप आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते हो और आप उसको एक्सेसिबली पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। अब इसकी तीन सब प्रोविज़न है आर्टिकल 20 के। कौन कौन से प्रोविज़न है? एक तो सपोज करो कि किसी पर्सन ने मर्डर किया था 20 साल पहला, 20 साल पहले आज से मर्डर किया था, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। अब अब प्रेजेंट में क्या हुआ, सरकार आई, सरकार ने जो है एक लॉ बना दिया, उसके अंदर बोला गया कि जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब जिस पर्सन ने 20 साल पहले मर्डर किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो लॉ अब बनाया है उस लॉ के अंडर सज़ा सुनाई जाएगी, नहीं। वो ऐसे जो मतलब ऐसा इंडिया नहीं, ऐसा आर्टिकल 20 मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसने अगर हाँ वो अब अगर आप न कोई लॉ बनाया, उसके अंदर लॉ के अंदर ये लिख दिया है कि अगर कोई भी मर्डर करेगा उसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको फांसी दे दी जाएगी। अगर अब कोई पर्सन कोई मर्डर करता है तो उसको फांसी दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 का ये जो ए पॉइंट लिखा हुआ है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई लॉ अब बनाया और किसी पर्सन ने 20 साल पहले कोई मर्डर किया था, तो ऐसा नहीं कि आप इस अब बनाए हुए लॉ से उस 20 साल पहले किसी पर्सन ने जो मर्डर किया था उसको आप फांसी की सज़ा दो कि ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है? अगर हाँ उस टाइम पे कोई लॉ था और उस लॉ के अकॉर्डिंग उस आप सज़ा दे सकते हो। दूसरा है कि नो सॉरी नो डबल जियोपैडी। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी पर्सन को एक बार सज़ा दे सकते हो। मान लो उसने कोई क्राइम कर दिया और लेट से उसको 20 साल की सज़ा होगी, तो आप उसको केवल एक ही बार दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको 20-20 साल की सज़ा दोगे। तीसरा आता है कि नो सेल्फ इंक्रीमेशन। नो सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब ये नहीं कि आप ना कोई सपोज करो कि आपको कोई बोला जाए कि आप अपने ही खिलाफ विटनेस बन जाओ, अपने ही गवाह बन जाओ आप। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्सन मर्डर कर दे और फिर वो गवाह बन जाए कि ना साहब हमने तो मर्डर ही नहीं किया है, कि मैं इस बात का गवाह कौन है, इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो ये जो आर्टिकल 20 है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 के बारे में 21 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसके प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे मैंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है एक्चुअली ये सब पार्ट है आर्टिकल 19 का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलग सा आर्टिकल बनाया गया है, अलग सा आर्टिकल लिख दिया है। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमको फ्रीडम दी गई कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब क्या होता है। इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये बोला था, ये गोपालन वाली जजमेंट में ये बोला, एक सेकेंड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 21 के बारे में मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर इस आर्टिकल को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि केवल आपकी पर्सनल बॉडी से, अगर सपोज करो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है कोई चीज़ है, तो उस इस ये आर्टिकल केवल उसी दायरे तक कवर होता है। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मेनका गांधी केस आता है। मेनका केस 1978, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन केस के अंदर जो जजमेंट दिया था उसको
उसको मतलब एक तरह से नल एंड वॉइड कर दिया। उसके बारे में ये बोला कि हम पुराने वाले जजमेंट को खारिज करते हैं और नया जो जजमेंट होगा, जो मेन का गांधी केस था 1978, इसके अंदर ये बोला गया कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये केवल पर्सनल बॉडी से ही रिलेटेड नहीं है। पर्सनल बॉडी से रिलेटेड ही नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर सपोज करो कि हाँ, यहाँ बताता हूँ। इन्होंने ये बोला कि अगर सपोज करो कि कोई कोई वो है, लेट से एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आकर आपको टॉर्चर करती है, मतलब आपको आकर परेशान करती है। तो अब ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी है, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आपको परेशान किया जाए, आपको पनिश किया जाए, बेवजह पनिश किया है। तो ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन है। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, जैसे कि मिनिस्ट्री होगी, ये सब एग्जीक्यूटिव एजेंसी के अंदर आती है। तो गोलकनाथ केस में ये बोला गया था कि आर्बिट्रेरी, ये जो आर्टिकल 21 का स्कोप है, ये केवल एग्जीक्यूटिव अगर गलत करती है, एग्जीक्यूटिव अगर गलत करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मेनका गांधी केस में ये बोला कि अगर एग्जीक्यूटिव तो ठीक है गलत करती है, लेकिन अगर लॉ मेकिंग बॉडी गलत करे तो, जैसे लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा गलत बना दिया, ठीक है, अब ध्यान से समझने की जरूरत है, उसने लॉ ऐसा गलत बना दिया कि वो एग्जीक्यूटिव को पावर देता है कि आप गलत काम करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जहां लॉ बनाया जा रहा है वो प्रोसेस भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। पता लगा आपने पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा लॉ पास करा दिया कि आपने ये कि महिलाओं को जो है एजुकेशन से वंचित रखा जाए, उनको एजुकेशन ना दी जाए, तो सिंपल सी बात है, ये लॉ एकदम खराब है। तो एग्जीक्यूटिव जो आएगी, एग्जीक्यूटिव जब आएगी तो एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी, वो सिंपल सी बात है, वो किसी भी वीमेन को एजुकेशन नहीं देने देगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली वाली जजमेंट में ये बोला था कि भाई केवल एग्जीक्यूटिव पे ही डंडा चलाएगी, भाई आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मेनका गांधी केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम डंडा चलाएंगे पार्लियामेंट पर भी। भाई तुमने लॉ ऐसा बनाया ही क्यों, अगर ऐसा लॉ बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं इसको नल एंड वॉइड कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दो क्लॉज, मतलब दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक क्लॉज तो ये कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिखा हुआ नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अमेरिका से लिया गया है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि लॉ बनाने वाली बॉडी जो लॉ बना रही है, वो लॉ जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कोई गलत लॉ बना दिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बनाया कि पार्लियामेंट एक हमारे यहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर कोई लॉ, पार्लियामेंट ही कोई लॉ गलत बना दे तो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव भी उस लॉ को मतलब जो भी उस लॉ के अंडर जो भी काम होगा वो सब गलत ही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या काम करती है, पार्लियामेंट पर भी सवाल उठाती है कि आप कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते हो जो अनजस्ट हो, जो अनफेयर। आपको लॉ बनाना पड़ेगा जस्ट एंड फेयर, जिससे एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जस्ट एंड फेयरली। तो ये आर्टिकल 20, ये आर्टिकल कौन सा हो गया, ये आर्टिकल 21 हो गया। अब देखिए, जब मेनका गांधी केस आया तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी बात बोल दी। इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब इसका स्कोप इतना बड़ा है कि राइट टू लाइवलीहुड, भाई अगर सपोज करो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो वो अच्छी कैसे हो सकती है, वो सब आर्टिकल 21 के। अगर सपोज करो आपकी लाइवलीहुड अच्छी नहीं है, आप कच्चे पैसा नहीं कमाते हो, आप अच्छा खा नहीं पाओगे, तो अच्छा खा नहीं पाओगे तो काहे की आपकी ये पर्सनल लाइफ रह गई, फिर तो लाइफ ही नहीं रही। दूसरी बात, अगर सपोज करो आप बहुत गरीब हो, आप बहुत गरीब हो और आप फटे हुए कपड़े पहनते हो, आपके जो है बॉडी जो है दो लोगों में दिखाई देती है, मतलब तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि आपकी फिर तो पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं है। आपकी पर्सनल चीज़ें लोग देख पा रहे हैं तो फिर तो पर्सनल लाइफ कुछ रही है। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है कि देखिए, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने का काम करती है, जैसे एजुकेशन, ठीक है,
जैसे एजुकेशन, जैसे फ्री लीगल एड, जैसे राइट टू हेल्थ। अगर आप हेल्दी रहोगे तो सिंपल सी बात है आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी हेल्दी रहेगी, आपकी जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, ये भी हेल्दी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे इतने सारे लंबे चौड़ी बात बोल दी भैया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, ये सब राइट टू लाइफ, ये जो सब ये आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 19 के अंदर देखिए, ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है 21। अब मैं आपको आर्टिकल 19 में ले चलता हूँ। आर्टिकल, हाँ देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल एक, सॉरी हाँ, ये आर्टिकल 19 राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 21 के अंदर आता है वो राइट टू, एक सेकेंड, एक राइट था, चलो ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक सुप्रीम कोर्ट की एक हाल ही की जजमेंट आई थी, पुट्टा स्वामी जजमेंट केस। पुट्टा स्वामी जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी, वो आधार कार्ड से रिलेटेड केस सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये बोला गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, आपकी जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट्स है, और ये राइट आर्टिकल 21 के अंडर कवर होता है। आर्टिकल 19 के अंदर नहीं कवर करना है, आर्टिकल 21 के अंदर कवर करना है। तो बस आपको ये बात याद रखनी, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जो राइट टू प्रेस है वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल आर्टिकल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये काफ़ी यूपीएससी के अंदर भी पूछे गए। देखिए ये जो आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई दे रही है, सच बताऊं तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल आ जाए और आपको ना पता लग रहा हो तो आप आर्टिकल 21 लगा देना, आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ठीक हो जाए। देखिए लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 ही दे, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सब लंबी चौड़ी लिस्ट याद रहती नहीं है। तो अगर आप, क्योंकि पीसीएस में इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता, पीसीएस में देखो पूछा तो मुश्किल भी जाता है, आपसे पूछा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21। और आपसे ये भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये किस लॉ से, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल 21 का पार्ट है ये। अब हम पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हिंदी मीडियम वाले अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, आर्टिकल 21 बात करता है। तो इस हिसाब से हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर बी हो जाएगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अनुच्छेद 21 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्रेस किस आर्टिकल के अंदर आता, तो आप बोलोगे आर्टिकल 19 के अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर। और उसके अंदर भी क्लॉज, देखिए आर्टिकल 19 की क्लॉज ए है और उसकी सब क्लॉज ए है, वन के क्लॉज ए 1 और उसकी सब क्लॉज ए। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कौन सा आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आप मान लो और ट्रैवल कर रहे हो इंडिया के अंदर, स्टेट ए से आप आंध्र प्रदेश से चले गए तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु से चले गए आप झारखंड के अंदर, तो ऐसे घूम रहे हो, तो ये एक ही इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट में घूम रहे हो, तो ये कौन सी, किस आर्टिकल के अंदर आप घूम रहे हो, आपको किस आर्टिकल के अंदर फ्रीडम दी गई है, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम दी गई है। ठीक है, अगर मान लो आप जो है लहरी टाइप के लोग हो, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे सिंगापुर मज़े लेने के लिए, थाईलैंड जाओगे, तो फिर मज़े लोगे फिर वापसी आ जाओगे। तो आपको ये जो फ्रीडम ली है कि आप इंडिया के लोग थे और आप थाईलैंड चले गए, वहाँ से चिल काटा और फिर यहाँ पर वापसी आ गए, तो ये फ्रीडम
एब्रॉड जा गए और फिर वापसी आ गया, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रीडम दी गई है? ये आर्टिकल 21 के अंदर फ्रीडम दी गई है। तो हिंदी मीडियम वाले दे सकते हैं, इसका सी हो जाएगा आर्टिकल 21। तो काफ़ी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया था फ्री राइट टू प्रेस। राइट टू प्रेस का मतलब होता है न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ें, और ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 19 की जो क्लॉज 1 है, इसकी भी सब क्लॉज ए। तो यहाँ पर सब क्लॉज के बारे में पूछा है कि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई आप सब क्लॉज भी बताए कि भाई किस क्लॉज के अंदर आ रही है। स्पेशल प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1) और ये मैन मतलब ये तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये और इसके हिसाब से हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज डी? रीड विद आर्टिकल 21। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अब डी देखिए मैं आपको इसका डी वाला ले चलता हूँ, जरा एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये देखें आप ज़रा, ये आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 है और इसकी सब क्लॉज ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब चलते हैं हम ज़रा क्वेश्चन की ओर। तो राइट टू ट्रैवल एब्रॉड, इसके बारे में बात की गई है। या फिर देखिए इसने ये बोला है कि जो कौन सा आर्टिकल है, जो आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 और सब क्लॉज डी के साथ पढ़ा जाता है। तो क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन ये तो नहीं है, राइट टू शेल्टर ये भी नहीं है, राइट टू ट्रैवल। तो देखिए राइट टू ट्रैवल एब्रॉड, एब्रॉड के अंदर केवल आर्टिकल 19 को रीड करा जाता है, तो इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था, वो पीछे जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में ये बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आपको जो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 19 के साथ भी रीड होता है। ये मतलब आर्टिकल 19 के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल दोनों, मतलब देखिए मैं बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल 21 है ना, एक्चुअली ये आर्टिकल 19 का सब पार्ट है, लेकिन इन्होंने आर्टिकल 19-21 को अलग कर दिया गया है। तो हालांकि इनको इन 19 में ही डाल देना चाहिए। तो अब ये नहीं पता कि इन्होंने क्यों ऐसा किया है। तो ये हमने देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन मतलब आयोग ने पूछे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कवर करेंगे? आर्टिकल 22 कवर करेंगे और आर्टिकल 21A कवर करेंगे। तो मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।